नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद ने आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पारित किया। गुजरात में से 3 संस्थानों के विलय से एक ही संस्थान बनेगा। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, जम्मू कश्मीर में पिछले 2.5 वर्ष में पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशों में काफी कमी आई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 78.53% हुई। अब तक 39,42,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। जानी-मानी विद्वान डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन। आज अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अतहर सईद। राज्यसभा में आज आयुर्वेद में शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पारित होने के साथ ही संसद ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रस्ताव है। इसमें गुजरात के जामनगर में स्थित आयुर्वेद के 3 संस्थानों का एक ही संस्थान में विलय करने का भी प्रावधान है। इन संस्थानों में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, श्री गुलाब कुनवेरबा आयुर्वेद महाविद्यालय और भारतीय आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंस संस्थान शामिल हैं। प्रस्तावित संस्थान गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर परिसर में स्थित होगा। चर्चा का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार आयुर्वेद सहित प्राचीन चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। Ayurveda and the Indian systems of medicine are concerned, this government is in full sync with the sentiments of the upper house. The Ministry of Ayush has already initiated steps to grant deemed university status under de novo category to all national institutes in the country under its control. The proposals are being submitted to the Ministry of Education and UGC. डॉक्टर हर्षवर्धन ने जामनगर संस्थान को राष्ट्रीय दर्जे का संस्थान चुने जाने का कारण इसका पुराना संस्थान होना बताया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों की घुसपैठ में पिछले 2.5 साल में कमी हुई है। राज्यसभा में आज एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि 2018 में 143, 2019 में 141 और इस वर्ष जुलाई तक जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के 48 मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में वर्ष 2018 में 257 और 2019 में 157 आतंकवादी मारे गए। इस वर्ष 9 सितंबर तक 168 आतंकवादी मारे गए। उन्होंने कहा कि वहां 5 अगस्त 2019 से 9 सितंबर 2020 के बीच कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई। श्री रेड्डी ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने से पहले 402 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में कुल 455 आतंकवादी घटनाएं हुई थीं। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त 2019 से 9 सितंबर 2020 के बीच केवल 2011 आतंकवादी घटनाएं हुई। श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठनों की चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई है और कानून को कड़ाई से लागू किया गया है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सेना अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों के साथ पूरी तरह तैयार है। पिछले 20 वर्ष में सेना को दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ाई के लिए उपयुक्त रक्षा उपकरण, भोजन और अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराए गए हैं। देश के जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लद्दाख में गर्व से सीना ताने खड़े हैं। सेना ऐसे सैनिकों का चयन करने के लिए पूरी सावधानी बरतती है जो इससे पहले भी इस क्षेत्र में तैनात रहे और विपरीत मौसम में भी उन्होंने पूरी तत्परता से अपना कर्तव्य निभाया। इसके अलावा सेना को किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने और लंबे समय तक डटे रहने के लिए भी सभी आवश्यक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस क्षेत्र में सेना की प्रत्येक इकाई पहले भी तैनात रही है और कुछ तो यहाँ 4 बार सेवा दे चुकी हैं। जवानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि वो इस दुर्गम इलाके में 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 से 50 डिग्री नीचे के तापमान पर भी अपना कर्तव्य निभाते रहें। इस संबंध में फायर एंड फ्यूरी कोर के मेजर जनरल अरविंद कपूर ने कहा,
लद्दाख जैसी जगह में ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स फायर एंड फ्यूरी कोर के लिए बहुत मायना रखता और पिछले 20 साल में हम इसको मास्टर कर चुके हैं। हमारा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज इतना स्मार्टली बिल्ट अप हो चुका है कि बाहर से आने वाला कोई भी यूनिट या फॉर्मेशन प्लग एंड प्ले मोड में आकर यहाँ पर जो यूनिट्स तैनात हैं उनके साथ जुड़ जाता है और इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाता है। आज हमारे पास इतना इक्विपमेंट है कि जैसे कि आपको दिखाया गया, हमने फ्रंट लाइन पे हर एक जवान को स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेशल विंटर क्लोथिंग और टेंटेज दिया है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज में हैबिटेट, मेडिकल, हेल्थ एंड हाइजीन और इक्विपमेंट सस्टेनिंग के सारे सिस्टम ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। करगिल युद्ध में जीत और अनुभव के बाद पिछले 20 वर्ष में सेना ने विपरीत हालात को अनुकूल बनाने के लिए दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों के युद्ध में निपुणता हासिल कर ली है। लेह से रमेश चंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास कल दोपहर पाकिस्तानी सेना की ओर से छोटे हथियारों और मोर्टार से भारी गोलीबारी की गई, जिसमें सेना के मेजर और 3 जवान घायल हो गए। सेना के प्रवक्ता कर्नल दविंदर आनंद ने बताया कि मौके पर सतर्क भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में 16,79,000 से अधिक लोगों को 14 सितंबर तक डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी किए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक 21,13,879 आवेदकों ने डोमिसाइल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। इनमें से 16,79,520 लोगों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया इस वर्ष जून के अंतिम सप्ताह में शुरू की गई थी। भारत अमेरिका द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI समूह की 10वीं बैठक कल वर्चुअल माध्यम से हुई। रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन सचिव राजकुमार और अमेरिकी रक्षा विभाग में उप सचिव एलन एम लॉर्ड ने बैठक की अध्यक्षता की। DTTI समूह की बैठकें आमतौर से वर्ष में 2 बार होती हैं। एक बार ये बैठक भारत में और एक बार अमेरिका में होती है। इस बार कोविड महामारी के मद्देनजर ये बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई। DTTI समूह का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों पर निरंतर नेतृत्व का ध्यान बनाए रखना और रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन तथा विकास के लिए अवसर तैयार करना है। परस्पर सहमति की परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए DTTI के तहत थल, जल, वायु और विमान वाहक पोत से संबंधित प्रौद्योगिकी पर आधारित 4 संयुक्त कार्यकारी समूह बनाए गए हैं। बैठक के बाद जारी साझा बयान में DTTI की कई परियोजनाओं की विस्तृत योजना और प्रगति के जरिए रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर संवाद को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता की घोषणा की गई है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से विद्यार्थियों को नई बुलंदी छूने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वेबिनार में श्री निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय भारत को ज्ञान और अनुसंधान का केंद्र बनाएगा। इससे देश को फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने में मदद मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थान शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करेंगे। निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षा संस्थानों को भी शिक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य द्विभाषी कार्यक्रमों में भारतीय भाषाओं के उपयोग के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और छूट दी जाएगी। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विषय में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्तार अब्बास नकवी के साथ चर्चा की। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि वे पिछले 1 वर्ष से इलेक्ट्रॉनिक कार का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के 2,636 चार्जिंग स्टेशनों की स्वीकृति दी है। ये देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 62 शहरों में बनाए जाएंगे और इस पर 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज उद्योग जगत को आश्वासन दिया कि बाजार में नकदी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे।
उन्होंने एक वेबिनार में भारतीय वाणिज्य और उद्योग चैम्बर संघ फिक्की के सदस्यों से ये बात कही। श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार सुस्त होने की आशंका है, क्योंकि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, संक्रमण भी बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि नीतिगत ब्याज दरों में कटौती के फलस्वरूप देश के विभिन्न क्षेत्रों में बाजार की शर्तों में महत्वपूर्ण छूट दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद ने आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पारित किया। गुजरात में स्थित 3 संस्थानों के विलय से ही एक संस्थान बनेगा। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2.5 वर्ष में पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशों में काफी कमी आई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 78.53% हुई। अब तक 39,42,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। जानी मानी विद्वान डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन। आज अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 78.53% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 82,961 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 39,42,360 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 19.84% रह गई है। मंत्रालय के अनुसार सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन से मृत्यु दर में कमी आई है और स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हुई है। इस समय देश में इस संक्रमण से मरने वालों की दर 1.63% रह गई है। देश में अब तक संक्रमित लोगों की संख्या 50,20,359 हो गई है। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 9,95,933 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,290 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है। मृतकों का कुल आंकड़ा 82,066 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,16,842 नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 5,94,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने आज कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम कल्याण और रोजगार सहित कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। श्रम के समवर्ती सूची में होने के कारण केंद्र और राज्य सरकारों को इस पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त प्रवासी श्रम अधिनियम सहित अधिकांश केंद्रीय श्रम अधिनियमों को राज्य सरकारों द्वारा विशेष रूप से लागू किया जा रहा है। प्रवासी श्रम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है और डेटा भी राज्य सरकारें रखेंगी। हालांकि कोविड-19 के मद्देनजर श्रम मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान अपने गृह राज्यों में जा रहे प्रवासी मजदूरों के आंकड़ों को इकट्ठा किया। विभिन्न राज्य सरकारों से एकत्र की गई जानकारी के आधार पर लगभग 1 करोड़ प्रवासी मजदूर महामारी के दौरान अपने राज्य में वापस चले गए। श्रम मंत्री ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए कई पहल की गई। लॉकडाउन के तुरंत बाद मंत्रालय से सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश भेजे गए थे कि वे भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के सेस फंड से उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करें। प्रवासी श्रमिकों में से अधिकांश निर्माण कार्य में लगे मजदूर हैं। अब तक लगभग 2 करोड़ प्रवासी कामगारों को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के सेस फंड से सीधे उनके बैंक खातों में 5,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए श्रम मंत्रालय ने पूरे देश में 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए थे। इस दौरान श्रमिकों की 15,000 से अधिक शिकायतों का निवारण किया गया था और श्रम और रोजगार मंत्रालय के हस्तक्षेप के कारण 2 लाख से अधिक श्रमिकों को लगभग 295 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। बिहार में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर होकर 91% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 13% अधिक है। राज्य में संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। इस समय ये घटकर 1.46% हो गई है। वहां 13,731 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राज्य में संक्रमण के 1,61,101 मामलों में से 1,46,533 मरीज ठीक हो चुके हैं।
संक्रमण से मरने वालों की संख्या 836 है। राज्य में 50,94,000 से अधिक कोविड जांच की गई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य में कोविड नियंत्रण के लिए 113 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2,273 नए मामले मिलने से राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,62,844 हो गई है। कल वहां 55,000 से अधिक टेस्ट किए गए। कल इलाज से ठीक हुए 2,260 लोगों को मिलाकर अब तक वहां 1,31,447 मरीज संक्रमण से उबर चुके हैं। ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर 80.71% हो गई है। कर्नाटक के गृह मंत्री वासवराज बोम्मई कोरोना संक्रमित हो गए हैं। एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी है कि उनके संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं तथा वे एकांतवास में हैं। अपने संपर्क में आए लोगों को उन्होंने कोविड टेस्ट कराने की सलाह दी है। राज्य में कोविड संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल वहां 68,365 जांच की गई, जिनमें से संक्रमण के 7,481 नए मामले मिले। साथ ही 7,406 लोग ठीक भी हुए। पिछले 24 घंटों में राज्य में इस संक्रमण से 97 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए हर गांव के सरपंच से मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के 28,000 सरपंचों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार 6 महीने से इस वायरस से लड़ रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति इस वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करे। इसीलिए इस प्रबंधन को सूक्ष्म स्तर पर कार्यान्वित किया जाना चाहिए और इसीलिए सभी सरपंचों को अपने गांव की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी लोग स्वास्थ्य विभाग के बनाए गए प्रोटोकॉल का पालन करें और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाए। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में हम कोविड-19 पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सुरक्षित दूरी, हाथों की सफाई और खांसी से बचने की सलाह दी। The only thing which helps is social distancing or physical distancing. Along with it, you have like hand hygiene, washing your hands very frequently, and cough etiquettes like while coughing or sneezing, just cover your face and nose. Use tissue paper or cloth, or if you don't have anything, you can just cough into your elbows. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि भारत विश्व के दूसरे देशों के मुकाबले बहुत बेहतर स्थिति में है। कोविड-19 से बचने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक इस परिचर्चा में भाग लेंगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767 और 011-2331-4444। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से गांधी दर्शन श्रृंखला में आज प्रस्तुत है सादगी के बारे में महात्मा गांधी के विचार। महात्मा गांधी का दृढ़ विश्वास था कि प्रकृति के प्रत्येक जीव की स्वतंत्रता का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने सहअस्तित्व और प्रत्येक जीव के प्रति आदर तथा सम्मान के सिद्धांत को बढ़ावा दिया।
महात्मा गांधी जीवन में सादगी और सरलता के प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था कि सादगी से जीवन जिए ताकि अन्य लोगों को भी सुगमता से जीने का अवसर मिले। महात्मा गांधी का मानना था कि एक बेहतर जीवन केवल छोटे समुदाय में मिल सकता है और वह अपने जीवन काल में ग्रामीण जीवन के घोर समर्थक रहे। उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत गांवों में बसता है। बड़े स्तर पर होने वाले शहरीकरण के दुष्परिणामों के बारे में बताते हुए गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति अपने नियमों के अनुसार एकरूपता से काम करती है, लेकिन मनुष्य लगातार उसका उल्लंघन करता है। अलग अलग तरीके से और अलग अलग समय में प्रकृति मनुष्य को बताती है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो परिवर्तनीय नहीं है, और फिर भी असाधारण घटना हमें चौंका देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जापान की संसद में मतदान के जरिए योशिहिदे सुगा को आज औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री चुना गया। वे शिंजो आबे की जगह प्रधानमंत्री बने हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है। श्री सुगा को सोमवार को सत्तारूढ़ पार्टी का नेता चुना गया था। इससे पहले वे मुख्य मंत्रिमंडल सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्हें लंबे समय से श्री आबे का दाहिना हाथ माना जाता रहा है। श्री सुगा आज ही नए मंत्रिमंडल की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योशिहिदे सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी है। आज एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे भारत और जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए संयुक्त प्रयासों की उम्मीद करते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, कला, वास्तुकला और कला इतिहास के विद्वान डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का आज सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया। वे राज्यसभा की पूर्व सदस्य थीं और शिक्षा मंत्रालय में सचिव के पद पर भी कार्य कर चुकी थीं। उन्होंने उच्च शिक्षा के कई राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना में योगदान किया था। डॉक्टर वात्स्यायन ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संस्थापक निदेशक के रूप में भी कार्य किया। वे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की पूर्व अध्यक्ष रहीं। राजस्थान में कोटा जिले के कौथाली क्षेत्र में चंबल नदी में आज एक नाव पलट जाने से 9 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। कोटा ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि दुर्घटनाग्रस्त नाव में 40 लोग सवार थे, जो पड़ोसी जिले बूंदी में कमलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। नदी के बीच में पहुंचने पर नाव पलट गई। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और राहत तथा बचाव कार्य जारी है। आज अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस है। एक ट्वीट में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विश्व ओजोन दिवस जलवायु परिवर्तन तथा ओजोन परत के क्षरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने लोगों से ओजोन परत के संरक्षण के लिए ऊर्जा बचत वाले उपकरणों के उपयोग की अपील की। विद्युत मंत्रालय ने बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नियमावली का मसौदा पहली बार तैयार किया है। बिजली उपभोक्ता विद्युत क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण पक्षों में शामिल हैं। उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं की पहचान करना, न्यूनतम सेवा स्तर निर्धारित करना और इन सेवाओं का आदर करने के लिए मानक तय करना महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से सरकार ने विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियमावली 2020 का मसौदा पहली बार तैयार किया है। इस मसौदे के अनुसार राज्य विद्युत विनियामक आयोग डिस्कॉम के लिए प्रति उपभोक्ता प्रति वर्ष बिजली कटौती की औसत संख्या और अवधि तय करेंगे। 10 किलोवाट तक का बिजली कनेक्शन लेने के लिए केवल 2 कागजात की जरूरत होगी। 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए शुल्क का अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। नया कनेक्शन लेने और मौजूदा कनेक्शन को संशोधित कराने के लिए महानगरों में अधिकतम 7 दिन, अन्य शहरों में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन से अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। बिजली के बिलों का भुगतान नकद, चेक, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकेगा, लेकिन 1000 रुपए या अधिक के बिल ऑनलाइन ही भरने होंगे। विद्युत मंत्रालय ने नियमावली का मसौदा 9 सितंबर को संबंधित पक्षों को भेजा और इस पर 30 सितंबर तक सुझाव या टिप्पणी देने को कहा गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने आज खिलौना गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 के लिए कार्यान्वयन की तिथि बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी। इस आदेश के कार्यान्वयन की तिथि 1 सितंबर 2020 की जगह अब 1 जनवरी 2021 कर दी गई है। ये फैसला घरेलू विनिर्माताओं को 4 महीने का अतिरिक्त समय देने के लिए किया गया है।
इससे वे कोविड-19 महामारी से उत्पन्न मुश्किलों के मद्देनजर इस आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक इंतजाम कर सकेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पिछले सप्ताह निर्यात में दहाई आंकड़े की वृद्धि से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि 8 से 14 सितंबर तक के सप्ताह में निर्यात में 6 अरब 88 करोड़ डॉलर मूल्य की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 10.73% अधिक है। श्री गोयल ने कल भारतीय उद्योग परिसंघ के भारत ब्रिटेन वार्षिक सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 50 खरब की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य अवश्य हासिल करेगा। उन्होंने सेवा क्षेत्र के निर्यात में 500 अरब डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने की अपील की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को अदालत में चुनौती देगी। ये विधेयक कल लोकसभा में पारित किया गया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार ने राज्यों के विषय पर केंद्रीय कानून थोपा है, जो देश की संघीय संरचना का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि वे किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और समाजसेवी बिल गेट्स ने कहा है कि कोविड वैक्सीन तैयार करने और इसे विकासशील देशों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाने की भारत की इच्छा इस महामारी की रोकथाम में महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व भारत से बड़े पैमाने पर कोविड वैक्सीन निर्माण की उम्मीद में है। एक समाचार एजेंसी से टेलीफोन पर विशेष भेंटवार्ता में बिल गेट्स ने कोविड महामारी को विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा संकट बताया। और अब एक नजर देश भर में आज के मौसम के अनुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में सामान्य वर्षा हो सकती है। तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्नई में भी हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कोलकाता में गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की आशा है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 12 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। लद्दाख में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हैदराबाद में भारी वर्षा के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में राज्य मंत्रिमंडल ने लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण के बिना राज्य में आने या बाहर जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि फैसला आज से लागू हो गया है। राज्य में आज से कोई भी बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आ जा सकेगा। हालांकि अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही फिलहाल स्थगित रहेगी। इस बीच राज्य में कोविड-19 से 8 मौतें और हुई हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 88 तक पहुंच गई है। ये सभी 8 मौतें मंडी, ऊना, कांगड़ा, शिमला और सोलन जिले में दर्ज हुई है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में 24 घंटों के दौरान कोविड के 419 ताजा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 10,335 तक पहुंच गया है। वहीं राज्य एक्टिव केसेस का आंकड़ा बढ़कर 3,801 हो गया है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। केंद्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए क्रीमी की सीमा में संशोधन पर विचार कर रही है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार संशोधित सीमा के तौर तरीकों पर विचार कर रही है। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य मौसम नूर ने आज शपथ ग्रहण की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें शपथ दिलाई। वे पश्चिम बंगाल से चुनी गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने आयुर्वेद में शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पारित किया। गुजरात में स्थित 3 संस्थानों के विलय से एक ही संस्थान बनेगा। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, जम्मू कश्मीर में पिछले 2.5 वर्ष में पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशों में काफी कमी आई है।
देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 78.53% हुई। अब तक 39,42,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। जाने माने विद्वान डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन और आज अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।